प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत 12 दिन से हम महाराजा विक्रमादित्य की एक सुंदर सी कहानी सुन रहे हैं, जो कि राजकुमारी लीलावती के साथ विवाह करने के लिए और राजकुमारी की जिद भरी प्रतिज्ञा कि मैं पूरी रात में 4 बार यदि बोल गई, अपना मुंह खोल दिया, मैं उसी को अपना जीवन साथी चुनूंगी, अन्यथा उसे कारावास में बंद कर दूंगी। पहली बार महाराज विक्रमादित्य ने जिद में अड़ी पड़ी राजकुमारी लीलावती को 2 बार बोलने के लिए उद्यत कर दिया, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य कहानी ही कुछ ऐसी कहते थे, उलझी हुई, जिसे अच्छे अच्छे उद्भट विद्वान भी सुलझाने में 10 बार विचार करते थे, और फिर भी जरूरी नहीं है कि वे सफल ही। मध्य रात्रि का दूसरा प्रहर भी समाप्त हो चुका था, आधी रात बीत चुकी थी। महाराज विक्रमादित्य सोच रहे कि अब 2 बार और यदि राजकुमारी बोल गई तो सुनिश्चित है मेरी विजयश्री मुझे प्राप्त हो जाएगी और राजकुमारी लीलावती के साथ मेरा विवाह संपन्न हो जाएगा, और जितने राजकुमार और राजा इसने बंदी बना के रखे मैं उन्हें मुक्त कर दूंगा। पर अभी और 2 कहानियां मैं क्या बताऊं, ऐसी ही उलझी हुई कहानी में कौन सी सुनाऊं। राजन इसी उहापोह में थे, और इधर राजकुमारी लीलावती भी सोच रही कि मुझे क्या हो गया है, ये बड़ा विचक्षण व्यक्ति है जो मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। आज तक सैकड़ों राजा महाराजा आ चुके, पर मेरे चेहरे के भाव भी वो पढ़ नहीं पाए हैं, बदल नहीं सके हैं, ये तो मुझे बोलने के लिए भी उद्यत कर देता है। सचमुच में यह एक विद्वान व्यक्ति है, पर अब यदि मैं 2 बार बोल गई तो सुनिश्चित है मैं हार जाऊंगी, और आज तक की जो मेरी प्रतिज्ञा है वो समाप्त हो जाएगी। मैं हारना नहीं चाहती हूं, चाहे कितना भी विचक्षण और विद्वान क्यों ना हो, इस बार मैं नहीं बोलूंगी। ऐसा मन ही मन दृढ़ संकल्प राजकुमारी लीलावती ने कर लिया। इधर विक्रमादित्य सोच रहे, यदि जीती हुई बाजी अभी 2 बार बुलवाना है, 3 बार भी बोल गई और चौथी बार में नहीं बोल पाई तो मैं जीती हुई बाजी भी हार जाऊंगा। बड़े बड़े उद्भट विद्वान मेरे राज दरबार के अंदर न्याय करते हैं। लोग यही कहेंगे कि राजा विक्रमादित्य एक मामूली औरत से, मामूली राजकुमारी से हार गए। इतिहास कलंकित हो जाएगा यदि मेरी हार हुई तो। इसी उहापोह में उन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसी कुछ कहानी सुनाता हूं जिससे राजकुमारी फिर से बोलने के लिए उद्यत हो जाए। उन्होंने अपने वेताल को आमंत्रित किया, आह्वान किया, और बोले कि वेताल, सामने वाले जलकुंभ के अंदर प्रविष्ट हो जाओ, पर याद रखना मध्य रात्रि का समय हो चुका है, गफलत में मत रहना, सो मत जाना। वेताल कहता है कि महाराज, विक्रमादित्य और वेताल को दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अलग कर सके, पृथक कर सके। मैं आपकी मनोभावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं और मैं आपका सेवक हूं, आज्ञाकारी सेवक हूं। मुझे पता है समुचित उत्तर मुझे क्या देना है, और तद्रूप मैं अपने कर्तव्य की पारायणता अच्छी तरह से निभाऊंगा। मेरा आपको वचन है। महाराज गदगद हो जाते हैं, और इधर वेताल जल कुंभ के अंदर, पानी की जो सरई रहती है, कुंभ रहता है, घड़ा रहता है, उसमें जाकर बैठ जाता है। महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, राजकुमारी जी, अभी तक मैं निर्जीव वस्तुओं से बात कर रहा हूं,
कभी पुष्प पात्र से बात कर रहा हूं, कभी किससे बात कर रहा हूं, दीपक से बात कर रहा हूं, पर आप तो साक्षात न्याय की मूर्ति हो, क्यों नहीं आपसे ही मैं डायरेक्ट बात करूं? क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगी? राजकुमारी समझ गई कि यह विद्वान पुरुष मुझे बोलने के लिए बाध्य कर रहा है, पर मैं तो अब टस से मस होने वाली नहीं हूं। उसने स्मित हास्य हंसा और मौनी रही। विक्रमादित्य जानते थे राजकुमारी ऐसे नहीं बोलेगी। उन्होंने जलकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि हे जलकुंभ, क्या तुम रात्रि के तीसरे प्रहर में मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हें कुछ कहानी सुनाता हूं, क्या उसके प्रत्युत्तर में तुम मुझे समीचीन जवाब दे सकोगे? जलकुंभ में से आवाज आती है कि हे भद्र पुरुष, मेरा अहोभाग्य है कि आज तुमने मुझे संबोधित करके मेरे से कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए उत्सुकता दिखाई, वरना मेरी तो हालत मिट्टी की है। मेरा अस्तित्व क्या है? मैं तो मिट्टी में ही पैदा हुआ हूं और मिट्टी में ही विलीन हो जाऊंगा। मेरे को कुम्हार ने इकट्ठा करके लाया, अपने पैरों तले रोंदा, चाक के ऊपर चढ़ाया, एक घड़े का रूप मेरे को दिया। इतना ही नहीं, मेरी यातनाएं मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे कच्चे उस घड़े को मुझे उन्होंने तपती हुई आग में झोंक दिया ताकि मैं उसमें पक सकूं, और फिर मेरे ऊपर रेखा चित्रांकित करके मेरे को सुंदर बनाया, और दासिया मेरे को राजभवन में लेके आ गई। मेरी बड़ी दर्द भरी कहानी है, फिर भी तुमने मुझ जैसे को आज पुकारा, मेरे से वार्तालाप करने की इच्छा जाहिर की। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। विक्रमादित्य कहते हैं कि हे कुंभकलश, तुमने सिर्फ तुम्हारी एक तरफा बात बताई, पर तुम नहीं जानते हो सुहागन महिलाएं तुम्हें अपने मस्तक के ऊपर धारण करती है। कोई भी शुभ काम हो तो तुम्हारा दर्शन मात्र से मन में विचार आ जाता है कि अब हमारा काम सफल होने वाला ही है। कोई महिला जलकुंभ भरती हुई आती है और नगर प्रवेश करते समय कोई अंदर घुसता है तो सोचता है कि सचमुच में आज मेरा काम फतेह होने वाला है। तुम्हारी महत्ता बहुत है। कोई भी आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य के अंदर सैकड़ों हजारों जलकुंभों का लोगों के सर मस्तक के ऊपर रखकर तुम्हारी शोभा यात्रा निकाली जाती है। तुम्हें अपने माथे पर उत्तमांग पर रखा जाता है, और तुम्हारा तो ये सौभाग्य है कि राजा के राज दरबार के अंदर इन दासियों ने तुम्हें लाया और आज तुम यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हो, सबको अपना सुमधुर जल दे रहे हो। तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो। हे भद्र पुरुष, सचमुच में तुम बहुत विचक्षण हो, और तुमने मेरा यह दुख, आज तक की जो मेरी यात्रा मैंने आपको सुनाई, बहुत हल्का हो गया है, और सचमुच में मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि मैं इस पात्र के अंदर आया हूं, कुंभ कलश के रूप में आया हूं। विक्रमादित्य कहते हैं कि हे कुंभ कलश, समय बहुत हो चुका है, हम फिर कभी वार्तालाप करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनना, और जो मैं सवाल पूछूंगा उसका समीचीन उत्तर तुम्हें देना है। कलश ने कहा, ठीक है भद्र पुरुष, सुनाइए, मैं सुनने के लिए आतुरित हूं। विक्रमादित्य कहते हैं, शंख नगर के अंदर 4 मित्र थे। हालांकि मित्रता समकक्ष लोगों के बीच में होती है, हम उम्र के साथ में होती है, पर यह अपवाद था। शंखनगर के चारों मित्र, सबसे पहला मित्र था काष्ठ शिल्पी। लकड़ियों से इतना सुंदर कलाकृति बनाता था, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था कि लोग देखते ही रह जाते थे। बस उसके अंदर सिर्फ जान फूकना बाकी रहता था। बोलती हुई मूर्तियां उसकी बनती थी, पूरे नगर के अंदर उसकी चर्चा थी।
जादू था उसके हाथों में। दूसरा मित्र था वस्त्र शिल्पी, जिसे हम दर्जी कह सकते हैं, दर्जी ही कहेंगे। सुंदर सुंदर वस्त्रों का परिधान वो बनाने में माहिर था। एक बार किसी का मेजरमेंट ले लिया, उसके ऊपर वो कपड़ा बिल्कुल फपता था और फिटिंग एकदम जबरदस्त। उसकी भी ख्याति पूरे नगर के अंदर व्याप्त थी। तीसरा मित्र था उनका स्वर्ण का, जो कि सोने को विविध अलंकारों में अलंकृत कर देता था, बना देता था। सोने को विविध अलंकारों में परिवर्तित करने के लिए ये माहिर था। अलग अलग आभूषण पूरे नगर के अंदर कोई यदि बनाने वाला था तो यह स्वर्णकारी था। इसे कुछ भी बनाने को बोल दो, ये बहुत आसानी से उसको साकार रूप दे देता था। और चौथा मित्र था ब्राह्मण, जो अनेक वेदों को जानता था, विद्याओं को जानता था, तंत्र और मंत्रों को जानता था, उद्भट विद्वान था, उद्भट साधक भी था। चारों मित्र, काष्ठ शिल्पी, वस्त्र शिल्पी, स्वर्णकार और ब्राह्मण। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इस कहानी के बीच में आपसे भी सवाल पूछने वाला हूं और आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जैसी आपकी सोच है जरूर डालिएगा, चाहे वो सही हो गलत हो वो आगे की बात है, पर कम से कम आप अपने दिमाग को भी दौड़ाना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको भी छोड़ने वाला नहीं। दोस्तों, ये चारों मित्र प्रगाढ़ मित्रता के अंदर आबद्ध थे। एक दिन वास्तुशिल्पी जो काष्ठशिल्पी था, उसके यहां पर चारों मित्र एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए और आपस में वार्तालाप करने लगे। काष्ठ शिल्पी ने चाय पानी नाश्ता होने के पश्चात में कहा कि आओ, मैं तुम्हें कुछ मूर्तियां बनाई हैं इस महीने के अंदर, तो देखो कैसी लगती हैं। सबने कहा, देखने की क्या बात है यार, तेरे जैसा अद्वितीय शिल्पकार, काष्ठकार मैंने आज तक नहीं देखा है, हमने आज तक नहीं देखा है। तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां साक्षात बोलती है, ऐसा लगता है कि बस अब बोलेगी। इतनी सुंदर तुम बनाते हो प्रतिमाओं को, क्या देखना। तुम्हें लगता नहीं है कि हमारी प्रतिभा यहां पर कुंठित हो रही है, दबा दी जा रही है। जितनी हमारी प्रतिभा है उसके अनुरूप हमको यश, कीर्ति, ख्याति प्राप्त होनी चाहिए, उतनी नहीं है। क्यों मित्र, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? पूरे शहर के अंदर तो तुम्हारी मूर्तियों की चर्चा है, जो दाम भी हमें मिलना चाहिए वो भी तो नहीं मिलता है। हम जी जान लगा के अपने कार्य को संपन्न करते हैं, पर जो सफलता हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मित्र वो अपने वस्त्र शिल्पी से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात का विश्वास है या नहीं? तुम मेरी बात को मानते हो या नहीं? स्वर्णकार और ब्राह्मण ने भी कहा अपने दर्जी के साथ में, वस्त्र शिल्पी के साथ में, कि मित्र बात तो तुम 16 आना सही कह रहे हो, पर हम शहर छोड़ के जाएंगे कहां, किधर जाएंगे, अपना हुनर कहां बताएंगे, कौन हमारे हुनर की कद्र करेगा। आपस में चारों मित्र भरपूर वार्तालाप करते हैं और एक निश्चित सोच के ऊपर सबके सब केंद्रित होते हैं कि अब हमें इस शहर के अंदर, मतलब शंखनगर के अंदर नहीं रहना है, हम कहीं और जाकर अपना हुनर बताएंगे। चारों मित्र किस तरह से जाते हैं अगले एपिसोड के अंदर हम सुनेंगे, और कैसे चारों मित्रों की एक सुंदर सी कहानी तैयार होती है, देखिएगा और बने रहिएगा। प्रतिदिन मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए, सुनते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।